कहानी के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि दो सेंट्रल के पर्सन बात कर रहे हैं और वो फिरौती की रकम मांग रहे हैं एक तरह से, और धमका रहे हैं कि 5,000 करोड़ रुपए है कहाँ। और जबकि 5,000 करोड़ है नहीं, उसका भाई डिफेंड करता है। उसके बाद एक पर्सन आता है और वो उसको समझाता है कि कम से कम तुम हमें सही नसीहत तो दो। और उसके बाद कहानी थोड़ा आगे शुरू हो जाती है, पीछे की तरफ जाती है, क्योंकि 2020 की बात चल रही है। तो 2020 में कोई रिपोर्टर है जो उनकी बुक लिख रही है पर्सन के ऊपर, और वो बताती है कि ये कहानी तब स्टार्ट होती है शेयर मार्केट की, जब एक पर्सन को टिप मिलती है किसी के द्वारा और उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। यहाँ पे जो टिप की बात कही गई है, मतलब अगर हम ब्रोकर की बात करें तो ब्रोकर हमें बताता है कि इस शेयर्स का पैसा उठने वाला है या घटने वाला है। तो ये बात है उस दौर की जब उतना शेयर मार्केट में उतना फ्लो नहीं था। तो 1987 में हम पहुँच जाते हैं, जहाँ हेमंत शाह कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाई देता है। ये हेमंत शाह वही है जो फर्स्ट जो शुरुआती चीज़ में दिखा था। तो वहाँ पे एक पर्सन आता है और वो उससे बोलता है कि वो अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में भेजना चाहता है। तो हेमंत शाह बड़े चौंकते हुए उससे पूछ लेता है कि आपके पास सर इतना पैसा कहाँ से आया है। तो वो हंसते हुए और मुस्कुराते हुए बोलता है कि सर समझ लो एक बड़ी लॉटरी लगी हुई है। तो वो पर्सन बताता है कि किसी ब्रोकर ने उसे बहुत बड़ी टिप दी है। उसने बोला है कि बॉम्बे टेक्सटाइल का रेट बहुत आगे जाके बहुत रेट बढ़ने वाला है, और वो उसे बताता है कि उसका सीधा 40,000 का फ़ायदा होने वाला है। तो ये बात सुनकर हेमंत शाह के कान थोड़े गड़गड़ाने लगते हैं, और उसी वक्त जो बगल में बैठा पर्सन होता है वो कहता है सर इनकी बातों पे ध्यान मत दो। तो हेमंत शाह से कहता है जब बड़े बात सपने देख रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद ये सीन आगे बढ़ता है और आगे की तरफ हेमंत शाह अपनी चॉल में जाता है। चॉल में उसके दोस्त एक पार्टी रख रहे हैं। वहाँ पे हेमंत शाह को एक लड़की बहुत पसंद है जिसका नाम प्रिया है उस कैरेक्टर के रूम में। एंड वो उसको बोलते हैं कि उसने उसका बर्थडे बताया है, अगर वो आ गई तो ठीक है वरना हम पार्टी करते हैं। तभी वहाँ पे प्रिया की एंट्री होती है और प्रिया वहाँ पे आ जाती है, और वो बोलते हैं कि आज सर का बर्थडे है, और वो उसको ऑफ़र करते हैं वाइन की, पर वो मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं पीऊँगा, जब अच्छी क्वालिटी की मिलेगी तब पीऊँगा। ये कहकर वो बात ख़त्म कर देता है। वो उसका बर्थडे मनाते हैं एंड वो अपने भाई को केक खिला रहा था, बट उसका भाई सबसे पहले प्रिया को केक खिलवा देता है। एंड उसके बाद नीचे आती है और उसे बोलती है कि तुम्हारे पास वर्ल्ड के बेस्ट भाई और दोस्त हैं। वो कहता है हाँ मुझे तो पता है, पर तुम्हें कैसे पता है। वो कहती है एक बार में दो बार बर्थडे किसी का नहीं आ सकता है। एंड वो उसके बाद से बोलती है कि हेमंत मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगी नहीं, मुझे तुम पसंद हो, मेरे पापा मेरे लिए लड़का देखना शुरू कर रहे हैं। तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है और वो बोलता है कि कोई अनिरुद्ध भैया को जबरदस्ती मार रहा है। तो वो ऊपर जाता है और उसका भाई पिट रहा होता है बुरी तरह। तो वो वहाँ पे पहुँचता है और उससे पूछता है कि भाई क्यों मार रहे हो मेरे भाई को। तो वो बोलता है कि इसने मुझसे 1.5 लाख रुपए लिए थे, अभी तक मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो उसका भाई बोलता है कि भाई सारा पैसा का शेयर बाजार में डूब गया है, और उसके बाद उसको बोलता है कि सारा पैसा मैं दिलवा दूंगा भाई, इसको जान दो। कह रहा 2 लाख देने हैं, 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। तो उसको बताता है कि वो कंपनी बोगस हो गई है, मतलब कंपनी थी ही नहीं। उसके बाद वो जो उसका डाटा मंगवाता है बॉम्बे टेक्सटाइल का, और उसमें पैसा निवेश करता है। वो घर का सोना बिक्री कर देता है और लोगों से कर्जा वर्जा मांगता है, और उसे बोलता है कि 1 हफ्ते में पैसा वापसी डबल हो जाएगा। उसके बाद उसकी मम्मी बोलती है कि यहाँ पे लोग बंदे पैसे घर पे लेके आते हैं और तुम सारा पैसा घर में डुबा रहे हो। तभी उसका भाई वहाँ पे उससे बोलता है कि भैया मैंने भी तो वही काम किया है, मेरे को भी टिप मिली, आपको भी टिप मिली। तो वो बोलता है कि तुझे टिप मिली, पर मैंने पैसा इन्वेस्ट सही सोच समझ के गणित बढ़ा के इन्वेस्ट किया है, और तूने तुक्का लगाया है। उसके बाद वो सारा पैसा इन्वेस्ट कर देता है और उसका जो पैसा होता है डबल हो जाता है, जिसमें वो अपने भाई का कर्जा भी चुका देता है। और फिर वो बस में बैठ रहा होता है, फिर उसको एक सपना दिखता है कि अगर वो इतने से काम से इतना पैसा बना सकता है तो वो और भी अच्छा पैसा बनवा सकता है, जिसमें वो अपने घर की आर्थिक तंगी भी मिटा सकता है, प्रिया से शादी भी कर सकता है और घर वालों को एक सुख की जिंदगी दे सकता है। उसके बाद वो अगले दिन सुबह उठता है और अपने भाई से बोलता है कि भाई मुझे ब्रोकर का काम करना है। तो उसका भाई बोलता है कि भाई बहुत पछड़े वाला काम है, मुझे खुद ही पसंद नहीं है और मैं खुद ये काम छोड़ रहा हूँ। तो वो कहता है कि मुझे करना है तो करना है। तब इसकी माँ उसको समझाती है कि हेमंत बेटा तेरी प्रकार से घर चलता है, अगर तू भी छोड़ देगा तो फिर घर कैसे चलेगा। तो वो कहता है कि माँ पिछली बार मैंने जो दाव खेला था वो तुक्का नहीं था, अब इस बार मजबूरी में क्या, अगली बार मजबूरी हटाने के लिए करूँगा। पर उसकी माँ उसको समझा नहीं पाती और वो अनिरुद्ध को बोलती है कि बेटा वो तो नहीं मान रहा है, अब मुझे डर है कहीं पहले वाली दिक्कत ना हो जाए। वो कहता है माँ ऐसा कुछ नहीं होगा, और वो BSS एक्सचेंज जाता है, जबकि उसे वो जाने नहीं देता गार्ड। उसके बाद वो फिर जाने का कोशिश करता है अंदर जाने की, और उसको रिश्वत देता है। उसके बाद वो अंदर भेज देता है। तो जैसे ही वो अंदर पहुंचता है हेमंत को एक मंजर दिख जाता है पैसा कमाने का। उसके बाद वो कबाड़ी के ढेर में जाके फाइनेंशियल्स निकालता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, और फिर अगले सीन में प्रिया उसे मिलती है और वो बोलता है कि मैं इतना कुछ करना चाहता हूँ लाइफ में, इतना पैसा कमाना चाहता हूँ कि तुम देखोगी। तो उसके बाद बोलती है हेमंत देखो तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, मुझे खुशी भी होती है, बट मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और उसके बाद फिर उसको बोलता है कि उसका भाई आता है, उसको बोलता है कि हम इतना अच्छा कमा रहे
भैया तुम्हें ब्रोकर बनने का क्या पड़ी हुई है। तो वो कहता है कि सारा पैसा तो कांतिलाल जाता है, और कांतिलाल भी वहीं पर से टोंट मार देता है कि 2 टके की डील में तुम 2 टके के ही रह जाओगे। और उसके बाद वो उसको बोलता है कि पापा विरासत में कोई गल्ला नहीं छोड़ गया ना ब्रोकर का। उसके हेमंत ठान लेता है कि उसने ब्रोकर बनना ही है और उसने पैसा कमाना है। वहीं वो अखबार में देखता है कि लेबर लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, इसलिए वो लेबर के जो हेड है उसके पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है कि ताकि वो उसको समझा सके कि वो स्ट्राइक कब और कहाँ लगाएगा, जिससे वो पैसा कमा सके। क्योंकि अगर वर्कर्स हड़ताल करेंगे तो उसको अगर इन्फॉर्मेशन हेमंत को पता होगी तो शेयर का भाव कम ज़्यादा उसको पहले पता लग जाएगा। क्योंकि सारा खेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से होता है। अगर फैक्ट्री में काम ही नहीं होगा तो फैक्ट्री लॉस में जाएगी, अगर फैक्ट्री में काम बूम से होगा तो फैक्ट्री प्रॉफिट में जाएगी। तो उसके बाद वो उसको बोलता है कि उसको बॉस से मिलना है, और बॉस से मिलता है तो बॉस से बोलता है कि भाई तेरे पास खुद तो पैसे है नहीं रहने के लिए, तुम मुझे क्या देगा। तो वो उसको बोलता है कि भैया मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये पड़े पूंजी के, और इसको मैं 10 लाख बना सकता हूँ। कहता है कि तेरे पास खुद 10,000 रुपये पड़े में तो 10 लाख कैसे बनाएगा। वो कहता है वो मुझे कुछ नहीं पता, सारा रिस्क मेरा है, सब मैं अपने अकॉर्डिंग करूँगा, आपको सिर्फ मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है और कुछ नहीं है, अगर आपको मंजूर है तो आप बताओ। और फिर वो एक बात बोलता है, उसको बोलता है कि सर हर चीज़ में सोना और पानी, पानी पीने के भी काम आता है, नहाने के भी काम आता है, सारे काम आता है, पर भाव सिर्फ सोने का खरा है और सोने की ही वैल्यू है। तो मैं अपनी वैल्यू बनाना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि मुझसे क्या चाहते हो तुम। तो वो कहता है कि आप कब स्ट्राइक करोगे और कहाँ कहाँ लगाओगे, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो हंसने लग जाता है और उनकी डील डन हो जाती है। और डील डन होने के बाद हेमंत को सारी इन्फॉर्मेशन मिलने लग जाती है थ्रू वर्कमैन हेड के थ्रू, कि कहाँ पे वो कितने टाइम के लिए वो करने वाला है फैक्ट्री बंद और कितने टाइम के लिए फैक्ट्री चालू रखने वाला है। तो इससे हेमंत काफ़ी अच्छा पैसा कमाने लग देता है। उसको सारी इन्फॉर्मेशन 1 to 1 पता लग रही होती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें उसके हाथ में ही होती है और वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा होता है। और उसके पास काफ़ी लोग आ रहे होते हैं पैसा निवेश करने में, क्योंकि वो सबका पैसा डबल कर रहा होता है। तो छोटी छोटी चीज़ों से हेमंत काफ़ी अच्छा अमाउंट अर्न कर लेता है। और जो शेयर्स होते हैं सारी चीज़ हेमंत के हाथ में होती है, क्योंकि उसको भी जॉबर्स का भी सही काम मिल रहा होता है और वो टाइम टू टाइम उसका कमीशन भी पहुंचा देता है वर्कमैन का। और उसके बाद वो निकल जाता है सीधा यहाँ से BCS एक्सचेंज ब्रोकर की डीलरशिप के लिए। अब ब्रोकर की डीलरशिप के लिए जैसे ही वो अंदर पहुँचता है तो वो मनु मालिक है, ये उन्हें बताते हैं कि ब्रोकर का काम बड़ी जवाबदारी का होता है भाई, इसमें काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो कहता है हाँ मुझे सब पता है। वो कहता है जी हाँ सब तो पता है, पर जो तुम कर रहे हो ना स्वास्तिक ऑटो के शेयर्स के साथ, इसे हम इंटरनल ट्रेडिंग कहते हैं, इन्फॉर्मेशन निकलवा के उस पर इन्वेस्ट करना। तो वो कहता है सर मैं पैसा ही तो कमा रहा हूँ, इसमें गलत क्या कर रहा हूँ। वो कहता है कि शुक्र मानो इंडिया में इंटरनल ट्रेडिंग अलाउड है, अगर कहीं और होते ना अब तक जेल चले जाते। तो वो उसको बोलता है कि सर आप लॉ ले आइए, हम उससे भी निपट लेंगे। वो उसको तरफ घूमने लग जाता है। तो जैसे ही वो बाहर निकलता है तो पता लगता है जिस वर्कमैन के थ्रू उसको डील मिल रही होती है उसकी हत्या हो गई है। और ये सब सोचकर हेमंत और उसका भाई सदमे में आ जाते हैं। पर हेमंत उस चीज़ पे इतना तैयार हो चुका होता है कि उसके मरने का उसे कोई गम नहीं हो रहा होता है, क्योंकि उसने काफ़ी हद तक उससे पैसा कमा लिया होता है। और फिर 1989 बॉम्बे से सीधा हम 1993 में आ जाते हैं, मतलब करंट सिचुएशन में, जहाँ पे एक अशोक मिनचंदानी वकील है और वो उससे बोल रहा होता है कि हेमंत कुछ बड़ा खुलासा करने वाला है और सब मतलब बूम होने वाला है। तो वो कहता है कि तुम तैयार हो ना। तो वहीं पे हेमंत इतने सारे पैसों की गड्डी में हाथ मारते हुए कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ और मैं सारी चीज़ें रिवील करने को तैयार हूँ। तो वो नोट की एक गड्डी 100 के गड्डी को मोड़ रहा होता है और ये सीन यहीं खत्म हो जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि अब मुझे यहाँ पे सिक्योरिटीज़ में जाना है मेरे पास। तो बोलता है कि उसके पास 20,000 रुपये का ब्रोकर वाला कार्ड है और उनको थोड़ी पता है कि हमारे पास 20,000 रुपये ब्रोकर का कार्ड है, यहाँ से हम टैक्सी में जाएंगे। तो वो उससे मिलते हैं वेंकटेश्वर से। वेंकटेश्वर को बताता है कि थोड़े पॉलिसीज़ चेंज हो गए हैं, अब जो सारा पैसा है वो ब्रोकर के अकाउंट में आता है और ब्रोकर को उसको 1 हफ्ते के अंदर रीपे करना होता है, जिसमें से वो उसको 0.1% कमीशन देते हैं। तो वो कहता है कि लो हो गए बड़े, 400 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, क्या इसमें कमाया हमने। तो उसको वेंकटेश्वर बोलता है कि ये 40 से 40 करोड़ भी हो सकता है और 400 करोड़ भी हो सकता है। तो ट्रांजैक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना धंधा हमें देते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है। उसके नाम पे वो हेमंत शाह के नाम पे 20 लाख का चेक्स इशू कर देता है एंड वो उसको बोलता है कि इस पैसे को मैं लोन समझ के यूज़ कर लेता हूँ, उसे अपनी वर्किंग कैपिटल बना लेता हूँ। तो उसे बोलता है कि भाई ये हमारा पैसा नहीं है, ये सारा पैसा बैंक का है, इससे हम अपनी वर्किंग कैपिटल नहीं बना सकते हैं। तो वो उसको बोलता है कि मैं धीरे चलना आता नहीं है, मैं ऐसे ही करूँगा। उसके बाद शाम को वो अपनी जो प्रिया के लिए खाल लेके जाता है और उसको बोलता है कि मैंने अपने पैसों से ख़रीदा है। तभी वहाँ पे उसके पापा आते हैं और उसको बोलते हैं कि प्रिया तुम नीचे जाओ। तो उसके बाद वो बोलता है कि मैंने प्रिया के लड़का देख लिया है, तुम
तुम ये वापसी कर दो, तुम तो हो दो कौड़ी के दलाल, तुमसे हमारा क्या मुकाबला। और उसको बोलता है कि जाओ उसे वापसी कर दे। उसके बाद हेमंत सोच रहा होता है प्रिया के बारे में कि उसे प्रिया को कैसे पाना है। तभी उसके वहाँ पे उसका दोस्त हरी आ जाता है और उसे वो बोलता है कि उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, उसने किसी को लोन सेंक्शन कराया था अगेंस्ट प्रॉपर्टी में, अब वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, अब वो लगता है उसको जेल जाना पड़ेगा 2 साल के लिए। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो टेंशन में है। तो वो बोलता है कि उसका भाई बोलता है वीरेन कि यार हम तो खुद ही परेशान हो रखे हैं, हम तुझे क्या बताएं। तो कहता है कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, वो जा रहा होता है। तभी वो उसको बोलता है वहाँ पे, उसका अफसर आगे बोलता है कि भाई हेमंत भाई ने वापसी बुलाया है। तो हेमंत उससे बोलता है कि देख यार तो वैसे ही फंसा हुआ है, तो एक काम कर, तू मुझे BR दे दे 2 करोड़ की। वो कहता है मैं तुझे 30% का दे दूंगा, मतलब 30 लाख रुपए तेरे को दे दूंगा, तू भी बच जाएगा और मैं भी बच जाऊंगा। तो जेल तो जाना ही है और सारा रिस्क मेरा ही है, तो और लेवल पर रिस्क मैं ले रहा हूँ क्योंकि मैंने पैसा लिया है, तेरा तो सिर्फ जेल ही जाना है। तो कह सोच के बता दूँ कल तक मुझे। वो कह ठीक है मैं कल तक बता दूंगा। अभी उसका एम्प्लॉय बोलता है कि सर सूर्य एजेंसी फ़ोन नहीं उठा रही। तो बोलता है अब उनसे क्या काम है। वो कहता है कि उससे बहुत बड़ी डील करनी है मुझे। तभी वहाँ पे फ़ोन आता है उसका और वो बोलता है कि पैसे रेडी हैं, BR रेडी है और तुम काम शुरू कर लो। उसका भाई सर हिलाता बोलता है पैसे का जुगाड़ हो गया है। अब वो गाड़ी में जाता है टैक्सी में और उसने वो हार भी रखा हुआ है अपने पास और अपना वो BR भी रखी हुई है, क्योंकि जो BR है वो उसको एक तरह का फेक BR है। अब उसने जब वेंकटेश ने उसको बताया था कि BR जब वो उसे देगा तो उसको 1 हफ्ते के लिए पैसा देगा, तो हिमांक का दिमाग क्लिक हो गया था, क्योंकि उसको पैसे तो उसके कार्ड से सिर्फ 20 लाख के मिले हुए थे और 2 करोड़ की एक फेक BR से वो सारा पैसा शेयर मार्केट में उसको इन्वेस्ट कर सकता था। तो एक तरह से उसके पास पैसों का रिजर्व आ गया। 2 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है शेयर मार्केट में घुसाना, उससे प्रॉफिट बनना ही बनना था। तो ये चीज़ देखकर जैसे ही वेंकटेश्वर के पास 2 करोड़ की BR आती है, उसके हाथ में वो रख देता है हार, और वेंकटेश्वर भी थोड़ा खुश हो जाता है एंड उसके बाद वो उसको सारे पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद उसको बोलता है अपने दोस्त को हरी को कि भाई मैंने काम तो हो गया, अब तुझे मेरे को बहुत सारी BRs और देने 3-4-5 करोड़ की, अब रुकना नहीं है। उसके बाद वो उसको बोलता है कि सारे NCC के शेयर्स खरीद लो, क्योंकि उसका पैसा तो आ ही गया है। तो सबको बोलता है कि NCC के शेयर्स लॉट में उठा लो। तो NCC का जो शेयर्स 100 कुछ का होता है वो 300 तक पहुंच जाता है, क्योंकि सारे शेयर्स हेमंत परचेस कर रहा होता है। तो वो बोलता है कि सर NCC से फ़ोन आ गया है। वो बोलते हैं उसकी वही जो मैम उसको बोल रही होती है कि सर अगले महीने आना, वो उसको स्वागत वेलकम करती है और वो बोलता है ये पेंटिंग देख रहे हो, इसमें क्या दिख रहा है ये वो। तो उससे बोलता है कि पेंटिंग अच्छी है महंगी है। वो कहता है मुझे पता था तुम बाजार के आदमी हो और तुमसे क्या मैं उम्मीद करूँ। वो कह रहे कि तुम मेरे शेयर्स में दिलचस्पी क्यों ले रहे हो। तो वो उसे बोलता है कि सर आपका शेयर्स का भाव बहुत ज़्यादा है, 300 रुपये भी कम है। तो वो बोलता है कि कितना होना चाहिए। वो कहता है कम से कम 1000 होना चाहिए। वो कहता है कि मतलब मैंने कुछ अपने फाइनेंशियल्स में गड़बड़ी करी है, कुछ करा है। वो कहता है नहीं सर, आपने अपने पैसे को सही तरह से यूज़ नहीं करा है। तो वो कहता है कि तुम मेरे शेयर्स का भाव कितना पहुंचा सकते हो, एक हफ्ते 6 महीने में 2000 पहुंचा सकते हो। तो वो कहता है नहीं, इतना मैं इसको उससे ज़्यादा पहुंचा दूंगा। और वो कहता है कि मेरे को धीरे चलना आता नहीं है। और वो कहता है कि आपको डील मंजूर है तो बताना। और कहता है दूसरी चीज़ और दिखती है इस पेंटिंग में कि पेंटिंग किसी पेंटर की है, मरने वाला है, खरीद लेना, उससे पहले मैं ना खरीद लूँ। और उसके बाद उसकी डील हो जाती है उस पर्सन से और वो उसका शेयर्स का भाव तेज़ी से उठाने लग जाता है। और उसके बाद उसका जो एडिटर होता है प्रिया का, वो उससे पूछ रहा होता है कि भाई क्या चल रहा है। तो वो कहते हैं कि सारा पैसा लोगों की जेब में जा रहा है, इससे कुछ लोगों को दिक्कतें हो रही है, जैसे मनु मानिक, इनको दिक्कत हो रही है क्योंकि इन मार्केट जब टूटती है तो इनको फ़ायदा होता है। तो अगले टाइम पे सबको तेज़ी से न्यूज़ आने लग जाती है कि जो NCC का शेयर्स है वो तेज़ी से बूम करने लग गया है। और जो क्या नाम है बिग बुल है, उसका नाम भी जो हेमंत शाह, उसका नाम आने लगा था क्योंकि उसने शेयर्स को परचेज़ किया था और जो शेयर्स की वैल्यू है वो आज के टाइम पे 5000 रुपये हो गई है। तो वो उसको बोलता है हेमंत भाई शेयर तो बढ़ ही रहा है, तो मैं और थोड़ा वेट करते हैं। तो वो उसको बोलता है कि यहाँ पे प्राइस मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, सारे शेयर भाव निकाल दो। और जैसे वो गुणा करता है तो बोलता है कि जीरो तो फिट ही नहीं बैठ रहा है, इतना पैसा हमने कमा लिया यूँ चुटकियों में। उसके बाद वो जाता है जहाँ से जिसकी प्रिया से शादी हो रही होती है, उसके पास जाता है नोटों का एक बैग लेकर, मतलब बक्सा लेकर, और उसको बोलता है कि भाई मैं उससे प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है। हाँ आपको थोड़ी देर हो गई बताने में, एक चाबी मिली गाड़ी की, एक चाबी मेरे लालची ससुर के लिए है। उसके बाद फिर हेमंत और प्रिया की शादी हो जाती है और वहाँ पे उनका लालची ससुर भी होता है और साथ ही साथ उनका भाई वीरेन और तारा भी शादी कर लेते हैं क्योंकि उनका भी पहले से अफेयर होता है। एंड शादी के बाद हमें अगले सीन में देखने को भारत का वेट कर रहे हैं और तभी हेमंत के पास एक कॉल आता है। वो कहता है कि वो दिल्ली से बात कर रहा है, मंत्री जी के यहाँ से आपको मिलने के लिए बुलाया दिल्ली सर, आप फ़ौरन दिल्ली आ जाइए। तो हेमंत फ़ोन रख के बोलता है कि ठीक है परसों मिलते हैं दिल्ली में। एंड फिर तभी उसकी माँ उसको बोलती है कि वीरेन बेटा ये सब कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा है, ये घर ये पैसा। तो कहता है सब ठीक है माँ, कोई ऐसी बात नहीं है, तो मैं तो पता है भैया
भैया को तेज़ चलना नहीं आता है, धीरे चलने की भैया को आदत नहीं है। तो कहते हैं बेटा फिर भी संभल कर। तो वीरेन कहता है कोई दिक्कत नहीं है माँ, सब ठीक है। तभी वो उसकी बीवी सारी बात सुन लेती है कि वो दिल्ली जा रहा है एंड वो जिद करती है कि आप भी उसे दिल्ली लेके चलो, क्योंकि वो कहीं घूमने नहीं गई है। तो वो कहता है अगले साल हम जा तो रहे हैं अमेरिका। वो कहते नहीं, मुझे अभी दिल्ली जाना है। तो वो दिल्ली हो आते हैं और दिल्ली में उनको सरकार द्वारा एक अच्छा स्वागत देखने को मिलता है। वो हेमंत को बॉडीगार्ड्स भी देते हैं जो उनके चारों तरफ घूमते हैं। एंड फिर हेमंत अपनी बीवी के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें करता है, जैसे वो पैसे देकर सारे पब्लिक की भीड़ खाली कर देता है। सिर्फ वो और मतलब उसकी वाइफ प्रिया दोनों वहीं पर रहती हैं। एंड ये सब देखकर प्रिया भी बड़ी खुश हो रही होती है और ये सारी चीज़ थोड़ी सी अच्छी लग रही होती है। और इसमें दिखाया जाता है कि पूरा पैसों का माहौल है, सारा गेम पैसों से हो रहा है और पूरा गेम पैसों से ही चला जाता है। और प्रिया भी इस चीज़ को देख कर एंजॉय कर रही है। फिर शाम की पार्टी में दोनों साथ जाते हैं, जहाँ पे वो उसको बोलता है कि मैडम को आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा, आपको सिर्फ अकेले आना पड़ेगा। तो वो कहता है इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रिया को वो रोक लेता है और वो मंत्री जी से मिलने अंदर चला जाता है। ये मंत्री जी का बेटा, जिसका नाम इसमें बताया गया संजीव कोहली है, और ये बोलता है कि आपको जैसे आपने एनसीसी के शेयर उछाले हुए हैं, मेरे भी शेयर उछाल दो। तो वो कहता है बदले में मुझे क्या मिलेगा? वो कहता है कि बदले में आपको पंजा दिलवा देंगे सरकारी। डील सुनकर हेमंत काफ़ी खुश हो जाता है एंड बाहर वो पार्टी में जाता है। पार्टी में उसको वो ऑफर करता है विस्की। वो कहता है विस्की पिए बाहर। तो हेमंत कहता है इट्स ओके, चलो बाहर पीते हैं। एंड वो विस्की पीता है बाहर। तो उसकी बीवी देख रही होती है और उसकी बीवी देख रही होती है, उसको वाले दिमाग में पल याद आ रहे होते हैं जब उसने बोला होता है कि मैं पीऊँगा, अच्छी वाली पीऊँगा। तो वो पीता है और वो इसकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा होता है। उसकी बीवी थोड़ा सा उसको अनकॉन्शियस होकर देख रही होती है। फिर अगले सीन में हमें देखने को मिलता है हेमंत शाह का सिक्का हर जगह चल चुका है। जो वॉचमैन था जिसको हेमंत ने कभी टिप दी थी, आज वो उसको सल्यूट मार रहा है। तो हेमंत का एक बड़ा दबदबा बन चुका है आज के टाइम पे। ये सारी चीज़ हेमंत की चल रही होती है। हेमंत के मैगजीन्स, हेमंत के बारे में फेम, हेमंत का पोर्टफोलियो, फोटोशूट सब कुछ होता है। यहाँ पे जो मीरा है वो हेमंत के बारे में लिख देती है कि हेमंत शाह एक बबल है। तो इस पर हेमंत शाह एक आर्टिकल छपवा देता है कि हेमंत शाह सबसे झूठा इंसान है। तो ये सारी चीज़ें हेमंत कर रहा होता है, मतलब हेमंत पंच बैंक लाइन खेल रहा होता है और लेवल पे हेमंत का नाम बन जाता है। अब सबकी जुबान पे सिर्फ एक ही नाम होता है, हेमंत शाह, क्योंकि हेमंत एक वो पर्सन है जिसने एनसीसी का शेयर इतना ऊपर उछाल दिया है तो वो कुछ भी कर सकता है। उसके नाम की सलसला बन चुका है। उसने एक नया फ्लैट ले लिया है, वो अपने फ्लैट में हवन भी करवा रहा है, उसकी माँ भी, सब कुछ खुश हैं। बट वो अभी भी स्टिल करने की कोशिश कर रहा है और वो उसी वक्त एक चेक निकालता है और चेक में जो रकम होती है वो होती है 26 करोड़ रुपए। वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टैक्स पेयर हो जाता है 1900 के दशक का। और लोग ये सारी चीज़ देखकर लोगों को पसंद नहीं आ रहा होता है कि कोई उनसे पहले इतना अमीर इंसान बन गया है देश में, उनसे पहले। तो ये मंत्री तक ये सारी बात पहुंच जाती है और मंत्री लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। उन्हें अब हेमंत को टारगेट करना है या हेमंत को रोकना है। तभी वीरेन हेमंत के पास आता है और वो उसको बोलता है कि ये मीरा का 5वां इंटरव्यू है आपके खिलाफ, भैया आप कुछ करते क्यों नहीं हो? तो वो बोलता है कि मैं प्रिया को, एक मीरा जो है उसको इंटरव्यू देता हूँ। वो जाता है उसके ऑफिस में इंटरव्यू के लिए। वहाँ पर बहुत सारे बिजनेसमैन, स्टॉक ब्रोकर सब आए होते हैं उससे मिलने के लिए। और उसको बोलता है, उससे पहले उसकी वहाँ पे IT की रेड पड़ जाती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। और वो कहता है कि वीरेन है ना वहाँ पे? वो कहता है हाँ वीरेन है वहाँ पे। और IT वाले बंदे वहाँ रेड मार रहे होते हैं और यहाँ पे हमारे जो बिग बुल हैं वो यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे होते हैं और जो वीरेन है वो IT की रेड संभाल रहा होता है। और यहाँ पे मीरा भी उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ रही है हेमंत शाह से कि सर आपका वेलकम है हमारे शो में, आपने काफ़ी कुछ शेयर मार्केट के लिए किया है, तो एकदम से आपने शेयर्स के जो रेट्स बढ़ाए हैं उसके ऊपर वो सवाल करती है कि ये कुछ आपका आर्टिफिशियल टाइप का नहीं लग रहा है? तो हेमंत इसका आंसर कर देता है कि इसमें ऐसा कुछ आर्टिफिशियल नहीं है, मार्केट का पैसा है, लोग कमा रहे हैं। और वहीं पे IT रेड वाले वीरेन से सवाल पूछ रहे हैं एंट्रीज़ के ऊपर, ये एंट्री कहाँ है, वो एंट्री कहाँ है। तो वहाँ पे वीरेन एंट्रीज़ के जवाब में एक 10, 20, 30 उस पर लिखे जा रहा है। और यहाँ पे मीरा उसको घेरने की कोशिश करती है कि आपने कुछ आर्टिफिशियल टाइप का कर रखा है सर, आप इकोनॉमी में कुछ गलत कर रहे हैं, आप ऐसे क्यों, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी बातें पूछ रही होती है। और वहाँ पे उसका भाई पेपर पे लिखकर IT रेट्स को समझा रहा है। तो वो इतने में हेमंत शाह कुछ बोल रहा होता है कि भाई पैसा कमाना एक आर्ट है, कोई स्कैम नहीं है, आप उसको स्कैम का नाम मत दो। ये सारी बातें उसको बोल रहे होते। तभी वहाँ के जो लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि सर हेमंत जी हैं जो हैं वो बड़े अच्छे आदमी हैं, ये कराएंगे भी और ये जिताएंगे भी। और वो काफ़ी सारे बिजनेसमैन होते हैं, वो कहते हैं कि हम अपना पैसा अपने पास ही रखते थे, पर हेमंत जी की वजह से आज अपने शेयर्स की वैल्यू बढ़ा नहीं रहे बल्कि पैसा कमा भी रहे हैं। कई सारे ब्रोकर्स आते हैं, कहते हैं कि हम सैलरी में काम कर रहे थे बट हमारे को कुछ पैसा ही नहीं बन पा रहा था, अब यहाँ कुछ पैसे ही बन जाते हैं, उनका घर खर्च भी निकल जाता है। तो ये सारी बातें सुनकर मीरा भी देख रही होती है कि लोग उनके फेवर में बोल रहे हैं। और मीरा
चाहकर अभी कोई क्वेश्चन कर नहीं पा रही है। जो है हेमंत के तरीके से काफ़ी खुश है कि हेमंत कैसे उनको फ़ायदा करा रहा है और कैसे उनका जेब भर रहा है। उन्हें मतलब नहीं है कि क्या नुकसान हो रहा है। ये सारी चीज़ें मीरा देख नहीं पा रही होती है और वो कुछ कह नहीं पा रही होती है। एक बात तो ये तक बोल देते हैं कि हेमंत भाई आगे रहेंगे और हमें पैसे कमा के भी देंगे, मैडम आप ऐसे मत बोलिए। तो हेमंत का जो छाती है वो फुल चौड़ी हो चुकी है और वहाँ पे वीरेन परेशान हो गया क्योंकि वो आईटी वाला बंदा उसको बोल देता है कि भाई अपने भाई को समझा ले, वो कुछ ज़्यादा ही उड़ रहा है। वहीं बैठा हुआ एक पर्सन उससे बोलता है कि सर मुझे कुछ टिप देंगे। तो वो कहता है टिप, कहता है तुम्हारे पास गाड़ी है? कहता नहीं। कहता सबसे पहले टायर खरीदो क्योंकि टायर का भाव बढ़ने वाला है। तो हेमंत एक लिफ्ट मैन को टिप दे देता है और उसके बाद वीरेन उसके पास जाता है, उसको बोलता है कि भैया ये आईटी रेट कोई मजाक नहीं था, हमें अपनी स्पीड जो है स्लो डाउन करनी पड़ेगी। तो हेमंत उसको बोलता है कि यार अभी तो मैंने उड़ना शुरू किया है और तू स्लो डाउन करने की बात कर रहा है। तो फिर वीरेन उसको बचपन की याद दिलाता है कि भैया बचपन में भी आपने एक ऐसा स्टेप लिया था, फिर हमें कीमत हमें चुकानी पड़ी थी। तो वो उसको हंसकर बोलता है कि वीरेन ऐसा कुछ नहीं होगा इस बार, तू टेंशन मत ले। फिर अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि जो उसकी वाइफ है वो सुबह मंदिर के लिए निकल गई है, उसके लिए हेमंत की प्रार्थना के लिए। तभी हेमंत को दिखता है वहाँ पे मन्नू मानिक और वो उसके पास जाता है और प्रसाद के लिए आगे हाथ फैलाता है। तो वो कहता है भाई प्रसाद तो तुम बने हुए हो, हाथ फैलाने की क्या ज़रूरत है। फिर वो उसको सलाह देता है कि तुम ना बहुत ऊंचा जा रहे हो बेटा, एकदम धड़ाम से नीचे गिरोगे। तो वो उसको बोलता है कि मुझे ऐसे बंदे से सलाह नहीं चाहिए जो लोगों के उसमें करता हो, मतलब लोगों के नुकसान में खुश होता हो। कहता है क्या बोल रहा है? कह रहा है मुझे सब पता है कि तो अगर लोगों का नुकसान होता है तो तुम्हारा फ़ायदा होता है, तो मुझे मत सिखाओ, मुझे ऐसे बंदे की सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहता है बेटा ठीक है, तुम उड़ रहे हो ना, एकदम ही बहुत नीचे गिरोगे, याद रखना मेरी बात को। वो कहता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं ऊंची उड़ान के लिए बनाऊं और मैं ऊंचा ही रहूँगा। तभी एक एसबीआई का हमारे को सीन देखने को मिलता है कि एक एसबीआई का पर्सन परेशान हो गया। वो कहता है कि पूरे 500 करोड़ मिसिंग है भाई, बीआर है सब कुछ है बट पैसे कहाँ गए। वो कहता है चल कल देख लेंगे यार। वो कहता है पूरे 500 करोड़ है भाई। वो कहता है यार देखने वाली बात है। तो देखता कहता है उसे मिल नहीं रहा होता है। फिर उसके बाद जो एडिटर है टाइम्स ऑफ इंडिया का, वो उसको बोलता है कि यार मैंने ये सारी चीज़ें पहले नहीं देखी है, मैंने बहुत टाइम से यहाँ पे रहा हूँ, बट जो हेमंत कर रहा है ना वो शायद गुड है क्योंकि लोग पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि 1900 के दशक में देश हमारा आर्थिक मोड़ से गुजर रहा था, हमारे साथ इतने सारे क्राइसिस हुए थे पर इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा शेयर मार्केट बूम चल रही थी। उसके बाद पार्टी का सीन होता है जहाँ पे बड़े बड़े अभिनेत्री अभिनेता आए हुए थे। तो वो बोलता है वहाँ पे एक एक्टर आया होता है, गुजराती एक्टर होता है। तो उसकी वाइफ बोलता है कि ये तो दिल की धड़कन है हमारी। और उसकी वाइफ देखो हेमंत तुम्हें जलन तो नहीं हो रही है? तो वो हेमंत मजाक में बोल रहा है कि भाई इनकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है थोड़ा सोचना पड़ता है ये वो। तो तभी वेंकटेश्वर का फोन आ जाता है जो उसको बोलता है कि सर बैंक वालों को पता लग गया है, पूरे 5 करोड़ मिसिंग है, आप फटाफट से पैसा रिटर्न करो सरकार का। तो हेमंत को सारी बात बताता है वीरेन की भाई ऐसे ऐसे वेंकटेश्वर का फोन आया हुआ है। उस बात को लाइटली लेते हुए कहता है ठीक है हो जाएगा। उसके बाद वो बाहर जाते हैं तो वो कहता है रेस कोर्स, वो एक्टर होता है कोई, वो कहता है तुम्हें चाहिए? वो कहता है मैं दूसरी ले लूँगा, 2 और ले लूँगा, ले जाओ। तो ये सब चीज़ देखकर एक्टर भी थोड़ा सा परेशान होता है कि ये मतलब ऐसा जवाब क्यों दे रहा है। और उसके बाद हमें एक सीन देखने को मिलता है कि हेमंत को दिखता है कि उसकी बैंक स्टेटमेंट का प्रिंट आउट आया हुआ है। इट्स मीन्स कि साथ में किसी ने सिस्टम से प्रिंट आउट दिया होगा और एक प्रिंट आउट बाद में आया होगा। और तो देखने को मिलता है कि हेमंत के ऑफिस से एक बंदा जो मन्नू मानेगा उसको एक स्टेटमेंट दे रहा है। तो जो मन्नू मानेगा स्टेटमेंट देखता है और वो कहता है कि यार कि हम सोच रहे थे इसको फंडिंग अंडरवर्ल्ड से हो रही है या पता नहीं कहाँ से इसको पैसा मिल रहा है, पर ये तो सारा पैसा सिक्योरिटीज़ का है, मतलब बैंक का ही पैसा ये हमारे में ही घुसा रहा है। उसके बाद हमें एक लड़की देखने को मिलती है, वो मीरा के पास आती है और मीरा को बोलती है कि आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है मतलब इसमें मास कम्युनिकेशन में। तो वो कहती है मेरा शुरू से इंटरेस्ट था। उसके बाद वो चली आती है और एक चिट्ठी वहाँ पे छोड़ जाती है जिस चिट्ठी में लिखा होता है कि एनबीआई का पैसा वेंकटेश्वर है, सारी बातें बोल देती मिसिंग है। उसके बाद वो वेंकटेश्वर के पास मिलने के लिए चली जाती है बट वेंकटेश्वर जो है वो गेट वेट नहीं खोल रहा होता है और ना ही जवाब दे रहा होता है क्योंकि वेंकटेश्वर को पीछे से ऑर्डर मिले होते हैं कि भाई किसी से मिलना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है। उसके बाद वो बैंक जाती है जहाँ पे वेंकटेश्वर का काम करता है उसके मैनेजर से मिलने के लिए। तो मैनेजर उसको बोलता है वेंकटेश्वर को कि भाई तू अंडरग्राउंड हो जा, अब दिखियो मत। उसके बाद मीरा वहाँ पे पहुँच जाती है और वो मीरा से सवाल जवाब करने की कोशिश करती है कि भाई पैसा मिसिंग है। वो कहता है कि छोटा मोटा रिकन्सिलेशन है, धीरे धीरे पैसा यहीं पे ही है, वो थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन में समझ नहीं आ रहा है। तो वो कहती है सर बहुत बड़ा अमाउंट मिसिंग है। उसके बाद वेंकटेश्वर वहाँ से निकल रहा होता है कि तभी वहाँ मीरा आ जाती है और उसको ये बोलती है कि वो लॉयर है, बैंक की तरफ से वो आई है, आप उसको सारी बातें सच सच बताइए। तो वो उसे बताता है कि जो हेमंत है वो सारा पैसा घुमाता है, वो एक बैंक से लोन लेता है तो दूसरे बैंक से उसको रीपे कर देता है। उसके अकाउंट का एक सिस्टम है, जैसे ही रीपे करने का टाइम आता है तो वो सी बैंक से लोन ले लेता है। तो वो उसको बोलती है कि आपने कोई पेपर वेपर साइन नहीं करवाया था उससे। तो वेंकटेश्वर को याद आता है कि जब वो उसे पेपर साइन कराने की बारी आ रही होती है, जब उसका पहला बीआर आया होता है तो वो उसको एक सोने की चेन दे देता है। तो वेंकटेश्वर को बड़ा गुस्सा आता है, वो कहता है कि हेमंत ने जो सिस्टम की कमियां उसका फ़ायदा उठाया हुआ है, वो सिस्टम के लूप को जानता है कि कहाँ पे क्या चीज़ करनी है। उसके बाद वो अपने ऑफिस जाती है जहाँ पे हमें मन्नू मानिक दिखता है और वो पहली जो प्रिया सारी बात बता रही होती है वो
सारी चीज़ रिवील कर देता है कि ऐसे ऐसे हेमंत काम कर रहा है। उसके बाद प्रिया उसको बोलती है कि इसमें फ़ायदा तो नीका ही है ना, तो देन फिर ये चीज़ यहीं ख़त्म हो जाती है और वो बोलता है कि बेटी थोड़ा सा इस चीज़ को वायरल करो, और ये सारी बातें उसको मतलब इनडायरेक्टली वे में बोल रहा होता है कि गलत तो गलत है ना, आप गलत का साथ कैसे दे सकते हो। तो प्रिया वहाँ पे आर्टिकल छाप देती है और यहाँ पे जो हेमंत है वो परेशान होता है कि घर का विभीषण कौन है, कौन हमारी बातें लीक कर रहा है। और वो सबको रात में बोलता है कि पूल पार्टी में आओ, और सबको बोलता है कि अगर यहाँ पे इन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग का कुछ लगा रखा है तो उसमें पता लग जाएगा। वो बोलता है सबको कि भाई पानी में कूदो, सब पहले वो सबको बोलता है कि अपने कपड़े उतारो और पानी के अंदर कूद जाओ। पहले तो लोगों को मजाक लगता है कि ये हेमंत क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद वो तेज़ से चिल्ला के बोलता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पानी के अंदर कूदो, क्योंकि मीरा उसके ऊपर आर्टिकल छाप चुकी है और मीरा ने सारी बातें रिवील कर दी है उसके अंदर। तो हेमंत को शक है कि कोई ना कोई है जो उसकी बातें लीक कर रहा है, क्योंकि हमने देखा था मन्नू मानिक के पास कोई पर्सन आया हुआ था, वो उनके ही ऑफिस का था। एट नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि जो हेमंत है वो मीरा को एक कॉल करता है। कॉल करने से पहले एक जैसे वो बाहर जा रहा होता है तो लोग उस पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, वो कहता है कि सब ठीक है। तो अभी भी जो हेमंत है उसको लग रहा है कि कोई ना कोई है, तो वो मीरा कॉल करता है, वो कहता है कि मेरे घर पे आओ, कुछ बात करनी है। वो कहते हैं क्या बात है। तो ही जो मीरा है वो भी मतलब एक जर्नलिस्ट है, तो उसको पता है कि उसकी जान का तो खतरा है नहीं। फिर वो उससे सिंपल ये पूछता है कि मैंने कोई गलत नहीं किया हुआ है और पैसा कमाना कोई स्कैम नहीं है। तो वो सारी बात बोलता है, वो कहता है आप सारी बात छोड़ो, आप मुझे बताओ कि घर का विभीषण कौन है जो मेरी बात रिवील कर रहा है। तो वो मीरा सिंपल सा उसको एक जवाब देती है कि ये सारी बातें छोड़ भाई, तू अपना तू पकड़ जेल जाने वाला, उससे पहले पहले तैयारी कर ले, कैसे एक लॉयर को हायर कर ले, कैसे आगे की डीलिंग करनी है, ये सारी चीज़ें कर ले, क्योंकि तुम्हारे को जेल जाना तो तय है, क्योंकि जो सरकार है वो थोड़ा सा सख्त हो गई है और तुम्हें कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने ही होंगे अपने बचाव में। क्योंकि हेमंत को अभी भी वरी नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि वो बच जाएगा, क्योंकि उसके पास हुक्म का एक इक्का है जो पहले वीरेन को बोलता है। उसके बाद वो फ़ोन करता है मिनिस्टर को, जो दिल्ली के मिनिस्टर जिनके लिए वो मिलने के लिए गया था, पर वो उसका फ़ोन नहीं उठा रहे होते हैं और वो सारी चीज़ें बता रहे होते हैं कि भाई मैं अभी सर बिजी हैं, अभी वहाँ पर है। वहीं पर जो उसका दोस्त हरी, जो हमें शुरू में सीन में दिखा था, जो कोल्ड ड्रिंक लेके आया होता है और बियर लेके आया होता है, वो भी पानी के अंदर डूब रहा होता है कि बात ना रिवील हो। और हेमंत यहाँ पे फ़ोन करे जा रहा है मिनिस्टर्स को, बट मिनिस्टर्स उसको बोल रहे हैं कि साहब अभी गए हुए हैं, बाहर हैं, ये है वो है। उसके बाद वहाँ पे सीबीआई वाले आ जाते हैं, उनका पूरा खाता वाता सीज कर लेते हैं। तो तभी हेमंत अपनी माँ के पास जाके बोलता है कि माँ मेरा सबसे कसूर बस ये है कि मैं सबसे जल्दी अमीर बन गया हूँ, सबसे बड़ी गलती मेरी यही हुई है और मेरा कुछ नहीं किया, मैंने कोई गलत नहीं किया है। वो आखिरी बार अपनी बात प्रिया को बोलता है कि मैं जल्दी वापसी आ जाऊँगा 1 हफ्ते के अंदर, और दोनों भाई जेल के अंदर चले जाते हैं। यही सीन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और उसके बाद हमें देखने को मिलता है मन्नू मानिक, जो बहुत खुश हो गया है। उसे पता है कि अब शेयर मार्केट का सारा जो शेयर है वो नीचे गिरने वाला है, और यहाँ पे जो हेमंत है वो जेल की रोटी हवा पानी खा के बड़ी मुश्किल से 61 दिन बाद छूटता है, क्योंकि उसको बोला हो गया होता है वकील से कि उसको 1 हफ्ते के अंदर बेल दिला देगा, पर बेल होने में कम से कम 2 महीने लग जाते हैं। हेमंत का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर है, क्योंकि उसको लगा सरकार उसकी हेल्प करेगी, सरकार उसको बचा लेगी, सरकार उसको झुकने नहीं देगी। और ये बात सोचकर वो अपने वकील के पास जाता है, कहता आपने 1 हफ्ते बोला था ना, 1 हफ्ते क्या, मेरे को पूरे 2 महीने लग गए आने में। उसके बाद वो वीरेन के पास जाता है, कहता है कि अब मेरे पे सबसे बड़ा केस दर्ज हुआ है तो मुझे वकील भी सबसे टॉप का चुनना पड़ेगा। देन वो गाड़ी भगाने लग जाता है, और गाड़ी वो नॉन स्टॉप गलत तरीके से भगा रहा है। ये देखकर वीरेन का भी दिमाग खराब हो रहा था, भैया आराम से चलाओ, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। वो कहता कोई दिक्कत नहीं, अब होने दे। तभी वो अशोक मनचंदानी, जो हमें देखा था शुरुआत में आ रहे होते हैं, उनके पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई तुम मेरा केस लड़ो। पहले तो वो मना कर देते हैं, फिर वो कहता है आपने मस्तान जैसे क्रिमिनल को छुड़ा लिया, अगर आप मेरा केस लड़ोगे तो मेरा प्रेडिक्शन है आपका नाम इतिहास बनाएगा। तो उसको बोलता है कि मैं आपका केस लड़ूंगा, आप में और मुझ में एक बात कॉमन है, जब हम पीते सारी बातें क्लियर करते हैं। तो वो उसको बोलता है कि भाई आप मुझे पूरी बात डिटेल में बताओ। तो वो बोलता है कि वीरेन मैंने तुझे बोला था ना मेरे पास हुक्म का इक्का है। वो बोलता है कौन हुक्म का इक्का? तो बोलता है कौन, सीएम, एमपी? तो वो उसको सारी बातें बता देता है कि उसका जो सारा हिसाब किताब है, प्रधानमंत्री से पूरी डीलिंग है और उसने जो पैसा दिया प्रधानमंत्री को दिया हुआ है। तो ये बात सुनकर वो जो मनचांदानी है वो शॉक हो जाता है। वो कहता है कि अगर आप ये बात पब्लिकली बोल लोगे ना तो आपका नाम बन जाएगा। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देता है और वो कहता है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देता हूँ, आप बस नाम रिवील कर दो। अभी तक हेमंत ने अपना मुंह नहीं खोला था, उसने कुछ नहीं बताया था सरकार के बारे में, बट मनचंदानी ने एक स्टेटमेंट जारी करा फाइनेंशियल कि उसने जो मोटी रकम है बहुत बड़े नेता को दी है। तो ये बात सेंटर के बंदों को पता लग जाती है एंड सेंटर में दबदबा मच जाता है कि उसको रोको, वो किसी का नाम ना रिवील करे। उसके बाद सीबीआई के जो बंदे होते हैं, सीबीआई के बंदे, वो उसके पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई हेमंत को
को समझाओ वरना उसके लिए बहुत बुरा हो सकता है। मीरा को पहले से काफ़ी इन्फॉर्मेशन पता लग जाती है और उसको पता होता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, बट वो मंचा जाने को समझाते हैं कि भाई इसको समझाओ, तो वो कहता है भाई मैं हेमंत को नहीं समझा सकता, हेमंत अपना डिसीजन खुद लेता है। उसके बाद एक कॉल आता है और ये कॉल होता है संजीव कोहली का, जो पहले उसका कॉल नहीं उठा रहा होता है, अब वो उसकी कॉल पे बात करके बोलता है कि हेमंत मैं शटल करवा दूंगा, बस तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, अगर तू ये सारी चार्जेस हरकतें रोक देगा तो शायद तेरा काम हो जाए। पर हेमंत उसे बोलता है कि भाई तेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट है, अगर तू 3 मिनट में कुछ कर सकता है तो कर दे, अदरवाइज़ फिर मैं तो जा ही रहा हूँ। तो ये सारी बातें क्लियर करने के बाद हेमंत जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठ जाता है और उसके बाद वकील बोलता है कि पहले मैं अपनी स्टेटमेंट दूंगा, अपनी स्टेटमेंट देने के बाद हेमंत अपनी बात रखेगा, तो कृपया शांति से बने रहें और 1 बाय 1 हमारी बात को सुने। तो हेमंत वेट कर रहा होता है कि कोई कागज़ आएगा तो फिर वो बात करे। तो देन वहाँ पे कागज़ आता है और कागज़ में उसमें लिखा होता है गो टू हेल्प, मतलब भाड़ में जाओ, और हेमंत कागज़ को फाड़ता है और उसके बाद वकील अपनी बात बोलनी शुरू कर देता है, मतलब अशोक मंचाना ने अपनी बात बोलनी शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ हेमंत ने पैसे विड्रॉ करे हैं, ये विड्रॉ की स्लिप है, और ये जो पैसे जाने वाले थे ये जाने वाले थे पीएम के पास, 7 रेस कोर्स रोड प्रधानमंत्री निवास में ये पैसे जाने वाले हैं। और उसके बाद जैसे ही वो प्रधानमंत्री का नाम रिवील ही करने वाले, मतलब जैसे ही वो 7 रेस कोर्स बात को रिवील करते हैं कि ये पैसा प्रधानमंत्री के पास गया है, लोगों का जो सैलाब है वो उनकी तरफ बढ़ने लग जाता है कि भाई ये क्या बोल रहे हो, ये क्या बोल रहे हो प्रधानमंत्री के बारे में, ये सब ये ऐसे अफवाह क्यों फैला रहे हो वगैरह वगैरह सारी वाली बातें शुरू हो जाती है। फिर वो चिल्लाकर बोलता है कि तो उन्हें पता था हेमंत क्या कर रहा है, उन्होंने वो चुप क्यों थे। बगल में बैठा एक पत्रकार बोलता है कि हेमंत जी आप झूठ बोल रहे हैं, मैं आपकी इस बात को 2 मिनट में साबित कर सकता हूँ। तो हेमंत बोलता है भाई कैसे, तो कहता है वो हेमंत जी ऐसा है कि आप बोल रहे हैं कि जो सारे पैसे हैं वो 1 करोड़ 2 बैगों में थे, तो 2 बैगों में 1 करोड़ कैसे आएंगे। तो हेमंत बोलता है लाओ लेके आओ। तो वीरेन और एक पर्सन होता है वो वहाँ पे वो बैग उठाते हैं, उसके अंदर सही में 100 की गड्डी होती है, पूरे 1 करोड़ होते हैं, मतलब गिनले पूरे 1 करोड़ है। उसके बाद वो कहता है कि मैं कुछ बोलूँ, वो कहता है, फिर कहता है चलो मैंने किसका पैसा लिया है, आपका किसका पैसा लिया है मैंने, अरे 5 करोड़ पता भी क्या होता है। कहता है जी मैं गुनहगार नहीं हूँ जी, स्कैम हमारे नेता करते हैं, स्कैम सारे वो हैं, मेरे पे तो सिर्फ इल्ज़ाम लगाया हुआ है। तो कहता है कि पकड़ना तो नेता को पकड़ो, मेरे पास कोई नहीं है, बात करते हैं। 500 करोड़ देखे भी हैं। उसके बाद न्यूज़ों में हड़कंप मच जाता है, जगह जगह उनके नाम के नारे बजने लग जाते हैं, हेमंत शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद, और उनके पुतले जलाए जा रहे होते हैं। न्यूज़ में भी यही बात रिवील की जा रही होती है कि हेमंत सही है या गलत है, डिबेट चल रही होती है। बट सरकार तो सरकार है, सरकार हेमंत शाह के पुतले नारेबाजी ये सब कर रही होती है। हेमंत शाह को बुरी तरह घेर लिया होता सरकार ने, और ये बात हेमंत को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रही होती है, और डिबेट्स और न्यूज़ में भी उसके बारे में बुरा भला कहने जाने लगता है, क्योंकि हेमंत शाह के पास पैसा ज़रूर है बट डीफेम सरकार द्वारा उसे फुल मिल रहा होता है। और वहीं पर मीरा और वीरेन की एक सीक्रेट कन्वर्सेशन होती है, वो कहती है कि तुमने सही किया क्या, और वो उसको बोलती है कि भाई ये अपने भाई को समझा वरना तुम्हें नार्कोटिक्स में डाल देंगे। वो कहता है मीरा हमारा इससे तो कोई लिंक है ही नहीं, नार्कोटिक्स जैसी बातें क्या बोल रही हो। वो कह रही थी मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर दी थी, तुम सरकार से पंगा ले रहे हो, अब वो मुझे नहीं पता, वो तुम्हारे को अंडर कर देंगे और नार्कोटिक्स में बेल भी नहीं है। वो वीरेन का इस बात सुनकर दिमाग खराब हो जाता है, वो कहता है यार मीरा तुम क्या बोल रही हो, ऐसा वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो वो बोलती है सरकार है, वो अपने फ़ायदे के लिए रूल को तोड़ मरोड़ सकते हैं, तो मैंने भाई को समझाओ। फिर वहाँ पे वीरेन रोता रोता आता है और उसको बोलता है कि भैया आप मुझे जेल नहीं जाना है, ये है वो है, मैंने मीरा को गलती से एक आर्टिकल लिखने को बोला, उसने पूरा एक आर्टिकल छाप दिया, मैंने आपको शुरू से बोला स्पीड स्लो कर दो, रोते रोते। और हेमंत को पता लग जाता है, वो उससे बोलता है भाई क्या बोला तूने मीरा को। फिर वो बोलता था कि वो मीरा के पास गया हुआ था, उसने एक इन्फॉर्मेशन दी थी क्योंकि तुम आपकी स्पीड को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रही थी, मुझे लगा आप थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको थोड़ी बहुत फ़ाइन पे होगा, थोड़ा आप रुक जाओगे, पर मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा, भैया मुझे जेल नहीं जाना चाहता। वो सारी बातें रोते रोते शुरू से कह रहा था कि भैया स्पीड कंट्रोल करो, स्पीड कंट्रोल करो, आप बहुत तेज़ जा रहे हो, मैंने आपको शुरू से ही वार्न किया था भैया, आपने बचपन में भी हमारे एक बार चप्पल में सुलवाया था। वो बहुत रो रहा होता है वीरेन, और वो कह रहा होता है कि भैया मैंने आपको बहुत समझाया था पर आप माने नहीं, मेरे को भैया माफ़ कर देना, मेरे से गलती हो गई, बस मैंने आपको रोकने के लिए किया था, ये वो मुझे जेल नहीं जाना है भैया, प्लीज़ मुझे बचा लो भैया। वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। ये सब देखकर उसका हेमंत शाह बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुझे कुछ नहीं होगा, सारा सर एग्ज़ाम मैं अपने सर पे ले लूँगा, तो प्लीज़ रो मत। और उसको गले थपथपाते हुए बोलता है कि सब मैं ठीक कर दूँगा, तू घबरा मत, तू परेशान मत हो। उसके बाद वो मीरा से मिलने जाता है और मीरा उसको बोलती है कि अब तुम जेल जा रहे हो ये वो, तो वो कहता है कि तुम मेरे ऊपर बुक लिखो, मेरा प्रेडिक्शन है तुम्हारी बुक बहुत चलेगी। और मैंने ये सब नहीं करता अगर सरकार की कमियों की जो थी, सरकार की कमियां थी, मैंने तो सिर्फ इनका फ़ायदा उठाया है। अगर अब 1991 आगे जब से लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आया है, अब इंडिया जो है नया एक इंडिया देखेगा।
वो कहती है कि अच्छा, कहती है चलो ठीक है मैं सोचूंगी तुम्हारे बुक के ऊपर। तो कहता है ये हेमंत शाह का प्रोडक्शन है, तुम्हारी बुक बहुत चलेगी, देखना तुम्हारे बुक के ज़रिए बहुत सारे लोग तुमसे जुड़ेंगे। और ये हेमंत शाह और प्रिया के बीच में लास्ट कन्वर्सेशन होती है। और उसके बाद वो कहता है कि वहाँ से वो चला जाता है क्योंकि उसके जेल का टाइम हो गया होता है, और क्योंकि सारी चीज़ उसने अपने सर में ले ली होती है और ओवर लेवल पे सरकार ने उसको बोल दिया था कि तुझे 8 साल की जेल दी जाएगी। उसके बाद वो अपनी वाइफ के इससे मिलने के लिए चला जाता है। ये आखिरी कन्फर्मेशन होती है प्रिया के साथ। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कौन दोषी है, कौन गुनहगार है। तो वो कहता है कि प्रिया मेरी भी कोई गलती नहीं है, मुझे नहीं पता था वीरेन मेरे को धोखा देगा, या मुझे नहीं पता था कि हरी सारी बातें रिवील कर लेगा। तो कुछ अब मेरे हाथ में नहीं था, मैं सोचा था मेरे अपने बंदे मेरे साथ हैं, बट मुझे क्या पता था मेरे को धोखा मिल जाएगा। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, तुम फटाफट से जल्दी आ जाना। उसके बाद ये सीन यहीं ख़त्म हो जाता है। उसके बाद प्रिया वहाँ पे एक मैगज़ीन में, जो प्रिया है ये बुक लिखी हुई है प्रिया ने, बिग बुल, और वो उसमें रिवील कर रही है कि हेमंत अपनी लास्ट जो है उनसे मिलने जाता है अपनी वाइफ से, और ये लास्ट कन्वर्सेशन होती है उसकी और वाइफ की। उसके बाद वो जेल की तरफ निकल जाता है एंड जेल में उसको उसकी बॉडी डेथ पाई जाती है, जिस पे वो बोलती है कि ये पता नहीं शायद सरकार की साजिश थी या क्या थी। वो क्या नाम रिवील नहीं करने वाला था, क्योंकि उसने सारी बातें तो रिवील नहीं करी थी। तो मे बी शायद उसको जानबूझ के ऐसा प्रेशराइज़ किया गया था गवर्नमेंट द्वारा। तो वो कईयों के लिए हीरो था और कईयों उसको मानते थे। नए साल के साथ एक खबर आती है कि बिग बुल की डेथ हो गई है। तो ये बड़ा शॉकिंग था। पर ये था कि हेमंत ने उस टाइम पे जब देश बहुत नाजुक मोड़ में था, तो हेमंत ने शेयर मार्केट को बहुत उछाल के रखा हुआ था। तो उनमें से एक पर्सन बोलता है कि मैम वो हम सब और सबके तो हीरो थे, क्या वो आपके हीरो थे? तो वो कहती है कि हाँ, मार्केट को उसने जिस हिसाब से ऊपर रखा है तो शायद वो किसी हीरो से कम नहीं था, और शायद यही रीज़न है मैं उसके लिए बुक लिख रही हूँ। और यही बोल के वो कहती है कि हम सबके अंदर एक बिग बुल है, बट वो हेमंत के ज़रिए हमने देखने को मिला। तो ये सारी बातें यहीं ख़त्म हो जाती है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो इसमें और लेवल पे बस ये बताया गया है कि आपका जो शेयर मार्केट है उसको कैसे हेमंत शाह है, ये हमारा हर्षद मेहता है एक तरह से।